नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। हिंदुस्तान 2024 के चुनावी महादंगल के मुहाने पर खड़ा है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, जो मुंबई में मार्च के महीने में खत्म होगी। लेकिन राजनीति दरअसल यहीं तक नहीं थमी है। इसके अलावा बड़ी तेजी से राजनीति हो रही है, बड़ी तेजी से करवटें बदल रही है और इन दोनों घटनाओं से इतर बिहार का एक बड़ा घटनाक्रम हो, वहां सत्ता की अदला बदली हुई है। नीतीश कुमार जो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आए थे और ये कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, उनने फिर पाला बदल किया है और वापस एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इसको लोग भूले नहीं थे। नया घटनाक्रम झारखंड में हुआ है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। उससे पहले वो ईडी की मोटे तौर पर हिरासत में राजन पहुंचे थे और इस्तीफा देकर आए हैं और वहां पर सत्ता परिवर्तन होने को तैयार है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सत्ता जो जेएम गठबंधन है उसको आसानी से मिल भी पाएगी या वहां भी कोई दूसरा बड़ा खेला होने जा रहा है। और इन दोनों घटनाओं के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जाने के बाद अचानक लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उसको ईडी ने पूछताछ दोबारा से शुरू कर दी थी। और मामला आपको मालूम है, जो लैंड फॉर जो जॉब वाला स्कैम था, जो कथित घोटाला था, उसके मद्देनजर लालू प्रसाद यादव से लंबी एक मैराथन पूछताछ हुई। उसके ठीक अगले दिन फिर तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। उसके ठीक बाद झारखंड में भी खेला हो गया था। जो ईडी की टीम थी वो उनके कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को पकड़ने के लिए उनके दिल्ली जो आवास था और जो झारखंड का जो रांची राजधानी में आवास था उसका घेरा बनाई हुई थी और सफलता मिली। उसके बाद उनके घर पे उन्होंने खुद बुलाया और वहां पर उसके बाद वो उसी के साथ कहा जाता है कि मोटे तौर पर हिरासत में लिया था। राजभवन में जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब सबको इंतजार ये है कि राजभवन का खेल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ हो गई थी और राजभवन में जो है जो झारखंड में चट इस्तीफा लेकिन पट इंतजार वाली स्थिति है। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि आखिर खेल चल क्या रहा है। 2024 के चुनाव में बमुश्किल 2 महीने का वक्त रह गया है। सवाल ये उठता है या ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना नारा याद आ रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उन्होंने खुद कहा था, घोषित तौर पर कहा था। लेकिन वो नारा दरअसल ये लगता है कि क्या नारा वहीं तक सीमित है या फिर विपक्ष मुक्त भारत बनाने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, उससे लगता यह है कि चुनाव से ठीक पहले पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को एक तरह से डिसक्रेडिट यानी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए जाएं, माहौल बना दिया जाए कि सारे के सारे चोर हैं, चकार हैं, डकैत हैं या भ्रष्टाचारी हैं और ऐसा माहौल बना उसके बाद, ताकि बीजेपी के लिए या सीधे कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उससे एक लहर साफ तौर पर देखी जा सकती थी और बीजेपी का नारा दरअसल था अब की बार 400 पार। और 400 पार आप जानते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति थी उसके बाद कांग्रेस समझौता 412 414 सीट कांग्रेस ने 1984 में हासिल की थी। उससे ना पहले ना उससे बाद में कोई पार्टी आज तक वो रिकॉर्ड ना तो बना पाई है ना उसको छू पाई। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कई तरह के चुनावी दृष्टि से कीर्तिमान बना चुके हैं, इस बार उस कीर्तिमान को नया कीर्तिमान बनाने को यह कह सकते हैं राजीव गांधी का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, क्योंकि इस्तीफा देने से पहले तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और ईडी की टीम उनके घर पे गई थी, दिल्ली में जो था उनकी टीम उनको गिरफ्तार करने कथित तौर पर गई थी और उसके बाद बताया जाता था कि ईडी ने ही टीम ने जो था उनको वहां तक छोड़ा। हालांकि औपचारिक तौर पर राजभवन से इस्तीफा देने के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। तो स्थिति ये है और तेजस्वी यादव आपको बखूबी मालूम है कि उनसे पूछताछ है, कोई ताज्जुब नहीं कि उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाए। और बिहार में खेला हो चुका है और दरअसल ये वो जगह है जो बीजेपी के साथ दरअसल है नहीं, वरना जो बीजेपी के साथ है या एनडीए में शामिल है वहां कोई दिक्कत नहीं। तमाम तरह के सवाल उन पर भ्रष्टाचार लगते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सवाल खड़े करती है। बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनाने की जरूरत नहीं है। अब 2024 से पहले स्थिति या सूरत क्या बनेगी इस पर सबकी निगाहें बनी है और आप जानते हैं कि विपक्ष में कोई पार्टी
ऐसी नहीं है जिस पर ईडी की रडार पर ना हो, लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार के पोते हैं, उसके अलावा शिवसेना के संजय राउत हैं, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्या आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जो सांसद है वो जेल में है, और गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अरविंद केजरीवाल पर भी लटक रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली की कथित आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है। उसके पहले उनके दूसरे मंत्री दूसरे अन्य मामले में सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा चुके हैं, और उसके अलावा जो ईडी के संबंध अरविंद केजरीवाल को कई मर्तबा आ चुके हैं। फिर एक फैसला आया था, तो क्या अगर वो भी नहीं जाएंगे तो उनको भी गिरफ्तार ईडी की टीम करेगी, नहीं करेगी, और उसके अलावा उनको करने के बाद आखिर बचेगा कौन? क्या ईडी यही रुक जाएगी या फिर वो सीधा जाके उसके बाद उसकी जो उसके बाद जो आगे बढ़ के वो कांग्रेस में भी उसकी जाएगी? वजह ये कि राहुल गांधी से ईडी नेशनल हेल्थ मामले में सोनिया गांधी से भी लंबी और मैराथन पूछताछ कर चुकी। राहुल गांधी से तकरीबन 55 घंटे की पूछताछ ईडी ने की है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर से नारा लगाते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष पर लगाते रहे, खासतौर पर उनके निशाने पर गांधी परिवार और कांग्रेस रहा है। और यह बात दीगर है कि चंद रोज पहले उन्होंने एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है यानी पवार फैमिली है, उस पर आरोप लगाए थे कि कई हजार करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला है, इस टाइम घोटाला है, जो महाराष्ट्र में उनको जेल जाना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ हुआ, राजनीति ऐसी घूमी कि उसके बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जितने आरोप थे वो गए साइड। और उसके अलावा आप जानते हैं उसके पहले शिवसेना को तोड़ा जा चुका है। उनके भी तमाम जो नेता हैं, जो बड़े नेता थे, वो भी जो नेता थे, कई नेता वो भी भ्रष्टाचार के जो कथित तौर पर केस चल रहे थे, और एनसीपी के कई नेताओं पर भी जो था केस चले थे, वो धड़ा टूट के उधर चला गया। तो उनके साथ वो सब कुछ चंगे वाली स्थिति है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या ये जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है? भ्रष्टाचार अगर किसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कोई रहम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई या एक्शन वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर सिलेक्टिव एक्शन चुनाव के मद्देनजर है? क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव होने हैं और एक परसेप्शन का खेल। आप जानते हैं कि परसेप्शन बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है, और बीजेपी का पूरा जो ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी छवि है, उनकी लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अपनी लोकप्रियता, और अपनी लोकप्रियता के दम पर उन्होंने तमाम चुनाव बीजेपी को जिताए हैं, और लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, और 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, न भूत हो न भविष्य तो इस लिहाज से। और अब 2024 लग रहा था कि बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है। विपक्ष ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनको अजय कहा जाता है, एक चुनौती देने के लिए विपक्षी इंडिया नामक गठबंधन किया था। लेकिन उस गठबंधन में हालांकि सवाल शुरू से खड़े हुए थे, और उसमें टूट भी हुई है। नीतीश कुमार का जाना उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है परसेप्शन के तौर पर। हालांकि नीतीश कुमार क्रेडिबिलिटी तौर पर सब जानते हैं कि कब कहां चले जाएं, कब पलटी मार दें, कोई इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, वो हकीकत में तब्दील हो गई हैं। ठीक चुनाव से पहले उन्होंने पलटी मारी है, और महागठबंधन को छोड़कर वो वापस एनडीए में चले गए। मुख्यमंत्री का पद उनके लिए बरकरार है। इधर इस्तीफा देते हैं, हाथ के हाथ राजभवन में इस्तीफा देते हैं, और हाथ के हाथ जो था शपथ का काम भी वो अपना कराते हैं। तो ये भी इत्तेफाक है, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और उसके अलावा ममता बनर्जी पर लोगों की नजरें थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहेंगी। तो मतलब खेल ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको सिरे से जो था या तो तोड़ दिया जाए, या फिर उसको इतना डिसक्रेडिट कर दिया जाए, ताकि 2024 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मोदी रहे, उनके सामने विपक्ष रहे ना। तो क्या मान ले जाए कि ये पूरा खेल विपक्ष मुक्त भारत का चल रहा है?